Hello everyone, on today we are going to start our next topic, a closer look the Cholas, and in this video lecture you will learn about the Cholas dynasty. So now let's start. Here is given a topic from Orayur to Tanjavur. How did the Cholas rise to power? A minor chiefly family known as the Muttarayar held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallava king of Kachipuram. Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Orayur, captured the delta from the Muttarayar in the middle of 9th century. He built the town of Tanjavur and the temple for goddess Nishumbhasudini there. इसमें हम ये स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से चोलास की जो पावर है वो राइज अप हुई थी, किस तरह से उनकी पावर्स इंक्रीज हुई थी। एक माइनर चिफली फैमिली थी जिसे मुतरैया के नाम से जाना जाता था, जो कि कावेरी डेल्टा में जिनके पास काफ़ी पावर थी, काफ़ी पावरफुल थे कावेरी डेल्टा में। और ये जो थे ये कांचीपुरम के पल्लवा किंग के क्या थे, सबऑर्डिनेट थे, यानी उनके सामंत थे। विजयलया जो कि उरैयूर से चोलास की फैमिली से क्या करते थे, ये बिलोंग करते थे। विजयलया जिन्होंने क्या किया था, मुतरैयूर से ये जो डेल्टा था उन्होंने क्या किया था 9th सेंचुरी में, यानी 9th सेंचुरी के मिड में इन्होंने उनसे कैप्चर्ड कर लिया था, उस पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। और उन्होंने क्या किया था, एक टाउन बनवाया था जिसका नाम था तंजावर। इसके साथ साथ इन्होंने एक टेम्पल बनवाई थी एक देवी के लिए जिनका नाम था निशुम्भासुदिनी। The successors of Vijayalaya conquered neighboring regions and the kingdoms grew in size and power. The Pandyan and the Pallava territories to the south and north were made part of these kingdoms. Raja first, considered the most powerful Chola ruler, became king in 985 and expanded control over most of these areas. He also reorganized the administration of the empire. Raja's son Rajendra I continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for this expedition. जैसा कि मैंने आपको भी बताया डिटेल में कि जो विजयलया थे, जो कि चोलास की फैमिली से क्या करते थे, बिलोंग करते थे, इन्होंने क्या किया था, मुतरैयर को डिफीट करके उनके डेल्टा पे क्या किया था, इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने वहां पर एक तंजावर टाउन बनाया था, एक सिटी बनवाया था, एक टेम्पल बनवाया था देवी निशुम्भसुदिनी के लिए, ठीक है। लेकिन जो इसके बाद विजयलया के जो सक्सेसर थे, यानी जो उनके उत्तराधिकारी थे, इन्होंने क्या किया था, इनके आसपास के जो नाइबरिंग रीजन्स थे उन पर भी अपना कब्जा कर लिया था और अपने किंगडम्स, अपने साम्राज्य को क्या किया था, उसकी साइज, उसकी पावर को क्या किया था, बढ़ाया था। इसके साथ साथ पांड्यान और पल्लवा टेरिटरीज जो कि साउथ और नॉर्थ में थे, इसको भी क्या किया था, अपने किंगडम का एक पार्ट बना दिया था, यानी इस पर भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। राजा फर्स्ट जो थे, इन्हें चोलास रूलर में सबसे ज्यादा यानी मोस्ट पावरफुल रूलर जो है कंसिडर किया जाता है, जो कि 985 में किंग बने थे और इन्होंने ज्यादातर एरियाज पर अपना कंट्रोल किया था, यानी ज्यादातर एरियाज को इन्होंने अपने कब्जे में लिया था। और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन यानी अपने एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया था, रीऑर्गेनाइज किया था। और राजा के जो सन थे जिनका नाम था राजेंद्र फर्स्ट, इन्होंने अपने ही फादर की, अपने ही डैड की जो पॉलिसीज थी उसको क्या किया था, फॉलो किया था, कंटिन्यू किया था। और इसके साथ साथ इन्होंने गंगा वैली, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है उस पर क्या किया था, इन्होंने अटैक किया था और उसे अपने कब्जे में लिया था। इसके लिए इन्होंने एक नेवी जो है वो डेवलप्ड की थी, एक नेवी बनाई थी अपने इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने इस एक्सपीडिशन के लिए। नेक्स्ट इज हियर स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। अब हम यहाँ पर स्प्लेंडेड टेम्पल्स और ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम built by Raja and Rajendra are architecture and sculpture marvels. Chola temples often become the nuclei of settlements which grew around them. These were centers of craft productions. Temples were also endowed with lands by rulers as well as by others. तंजावर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे, ये राजा और राजेंद्र ने क्या किए थे, बनवाए थे, बिल्ड करवाए थे, जो कि एक आर्किटेक्चरल और स्कल्पचर मार्वल्स का क्या है, ये एक पीस है। चोला टेम्पल जो है ये लोगों का एक सेंटर बन चुका है, ये एक सेटलमेंट का सेंटर बन चुका है, जहाँ पर जिसके आसपास काफ़ी लोग जो है सेटल्ड हो चुके हैं, आसपास लोग रहा करते थे। यहाँ पर क्राफ्ट का प्रोडक्शन भी काफ़ी किया जाता था, जिसकी वजह से ये एक क्राफ्ट का सेंटर भी बन चुका है। रूलर्स और अदर पर्सन्स के दिए गए हुए लैंड पे क्या किया जाता था, टेम्पल्स को बनाया जाता था और इस लैंड पे जो भी प्रोड्यूस होता था, जो भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, वो यहाँ पर जो मंदिरों में जो टेम्पल्स में वर्क करते हैं या फिर इसके आसपास के एरियाज में रहते हैं, जैसे कि प्रेस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियन और डांसर्स, इनके रिक्वायरमेंट्स को क्या किया जाता था, उससे फुलफिल्ड किया जाता था, उनको वेजेस यानी सैलरीज वगैरह क्या किए जाते थे, प्रोवाइड किए जाते थे। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो टेम्पल्स जो है ये सिर्फ वर्शिप का प्लेस नहीं है, ये सिर्फ एक पूजा का स्थान नहीं है,
ये जो है एक इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का भी क्या है, एक सेंटर है, केंद्र है। Among the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. Chola's bronze images are considered among the finest in the world, while most images were of deities. Sometimes images were made of devotees as well. यानी इन सभी क्राफ्ट्स जो कि टेम्पल्स में क्या किए जाते थे, बनाए जाते थे, एसोसिएट किए जाते थे, इनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर था, सबसे ज़्यादा जो यूनिक चीज़ थी वो क्या थी, ब्रॉन्ज इमेजेस थी, जो कि बनाई जाती थी चोलास के टाइम पे, चोलास के रूलिंग टाइम पे। चोलास ब्रॉन्ज इमेजेस जो थी ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट वर्क जो है क्या किया जाता था, कंसिडर किया जाता था, माना जाता था, जिसमें जो है देवी देवताओं यानी डाइटीज़ यानी देवी देवताओं की इमेजेस जो थी वो बनाई जाती थी। और कई बार ऐसा भी होता था कि उनके डिवोटीज़ यानी उनके भक्तों की भी इमेजेस जो है उस पर बनाई जाती थी। Next is here agriculture and irrigation. Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. Look at map 2 again. Notice that the river's Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. Water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. अब हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में। चोलास की जो ज़्यादा तौर पे जो अचीवमेंट्स थी वो पॉसिबल हो पाई एग्रीकल्चर के न्यू डेवलपमेंट की वजह से। अगर हम मैप सेकंड को हम देखेंगे, दोबारा देखेंगे, तो हम ये नोटिस करेंगे जो रिवर कावेरी है उसकी ब्रांचेस जो है कई स्मॉल चैनल्स पे क्या हुई हैं, डिवाइड हुई हैं बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले। और ये जो चैनल्स हैं इनके कंटिन्यूअस फ्लो की वजह से, इनके फ्रिक्वेंटली ओवरफ्लो की वजह से बैंक्स यानी किनारों पर क्या हो रहा है, फर्टाइल सॉइल जो है वो डिपॉजिट हो रही है। और इन चैनल्स से जो वाटर मिल रहा है वो काफ़ी मॉइस्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए और राइस के कल्टीवेशन के लिए। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large-scale cultivation. Forests had to be cleared in some regions. Land had to be leveled in other areas. In the delta regions, embankment had to be built to prevent flooding, and canals had to be constructed to carry water to the field. In many areas, 2 crops were grown in a year. तमिलनाडु के अदर पार्ट्स में क्या था कि एग्रीकल्चर जो था वो काफ़ी पहले से ही डेवलप्ड था, लेकिन 5th और 6th सेंचुरीज में इस एरियाज में कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल में किया जाने लगा। फॉरेस्ट को कुछ रीजन्स में क्या किया जाने लगा, क्लियर्ड किया जाने लगा, लैंड्स को जो है लेवल्ड किया जाने लगा, उसे बराबर किया जाने लगा। और डेल्टा रीजन्स में जो है फ्लड से प्रिवेंशन करने के लिए यानी फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए एम्बैंकमेंट्स जो है वो बनवाए जाने लगे। इसके साथ साथ फील्ड्स में वाटर को पहुंचाने के लिए कैनाल्स भी कंस्ट्रक्ट किए जाने लगे, नहरें भी बनवाई जाने लगी। और कई एरियाज में जो है 2 तरह के क्रॉप्स जो है वो एक ईयर में यानी एक साल में जो है क्या करवाए जा सकते थे, ग्रो करवाए जा सकते थे। In many cases, it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some areas, wells were dug. In other places, huge tanks were constructed to collect rainwater. Remember that irrigation work required planning, organizing labor and resources, maintaining these work, and deciding on how water is to be shared. Most of the new rulers as well as peoples living in villages took an active interest in these activities. कई ऐसे केसेस में क्या होता था कि वाटर जो है वो आर्टिफिशियली जो है क्रॉप्स यानी फसलों के लिए जो है पहुंचाया जाता था। और इरिगेशन के लिए अलग अलग तरह के मेथड्स का यूज़ किया जाने लगा। यानी ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पर वाटर इजीली अवेलेबल नहीं होता था वहाँ पर क्या किया जाने लगा, आर्टिफिशियली जो है वाटर अवेलेबल करवाया जाने लगा। दैट इट मीन्स इरिगेशन की हेल्प से क्या किया जाने लगा, वहाँ पर वाटर को पहुंचाया जाने लगा। तो इन सब एरियाज, कुछ एरियाज में जो है वेल्स, कुएं खुदवाए जाने लगे और कुछ एरियाज में जो है बड़े बड़े टैंक्स कंस्ट्रक्ट करवाए गए ताकि उसमें जो है रेन वाटर जो है वो कलेक्ट हो सके। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद हमें ये याद रखना होगा, हमेशा याद रखना होगा कि इरिगेशन के वर्क के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो क्या होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज। ये सभी चीज़ें क्या होती है, ज़रूरी होती है, जो कि इस वर्क को क्या करती है, काफ़ी मेंटेन करती है और ये डिसाइड करने में भी हेल्प करती है कि किस तरह से जो है हमें वाटर को लोगों को शेयर करना है, किसे कितना वाटर जो है प्रोवाइड करना है। इसके लिए एक प्लानिंग की और एक ऑर्गेनाइजिंग की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है। लेकिन जो नए नए रूलर्स थे या फिर जो विलेजेस के लोग थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए।